थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू एक्सेप्शनल्स। ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं नुवामा प्राइवेट और एनडीटीवी साथ में, वहाँ पे हम भारत के कई दिग्गज बिजनेसमैन के साथ एक चर्चा करते हैं जहाँ पे हम उनकी जर्नी समझते हैं, उनसे सीखते हैं कि उन्होंने जब ये बिजनेस जर्नी करी है तो उनसे उस उनको क्या सीख मिली है, वो नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं और उनके लाइफ लेसन्स और बिजनेस लेसन्स क्या हैं। अब आज मैं जिसके हेडक्वार्टर्स में हूँ, उनका जो प्रोडक्ट है वो भारत का बच्चा बच्चा खाता है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में खा चुका हूँ, अभी भी खाता हूँ और आगे चलते खाता रहूँगा। और ये गेस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ऐसी चुनिंदा ब्रांड्स होंगी जो सालों से हमारे साथ हैं और जो हम कह सकते हैं कि सालों तक हमारे साथ रहेंगी। मेरे साथ हैं हल्दीराम्स के मनोहर लाल अग्रवाल जी। मनोहर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ एक्सेप्शंस में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। अच्छा हुआ कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आपसे बात हो रही है। मनोज जी, आपसे पहले एक बिजनेस फिलॉसफी से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तभी मुझे ये ध्यान आया, शायद मेरे हिसाब से, कि आपकी बिजनेस फिलॉसफी काफ़ी कस्टमर लेग है क्योंकि आपने कहीं पे कहा है कि मेरा घर जो है वो मेरे कस्टमर से चलता है। तो क्या ये फेयर होगा कहना कि आपकी बिजनेस फिलॉसफी पूरी कस्टमर ड्रिवन? मेरी मेरी नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर की भी ये एक फिलॉसफी रही है। ओके। हमारे ग्रैंडफादर तो एग्जाम्पल के तौर पे कहते भी कह सकते। जैसे मेरे को भी, जैसे कभी बैठते थे तो मैंने उनके मुंह से भी सुना कई बार, तो भाई इस दुनिया में प्रभु है ये तो हम मानते हैं, सभी प्रभु है, लेकिन मैंने प्रभु को देखा नहीं है अभी। मैंने अपने कस्टमर को ही प्रभु के रूप में देखा है, क्योंकि आज मेरा जो भी घर संसार उसी की बदौलत चल रहा है। तो मेरे निगाह में तो प्रभु से वो कम नहीं है किसी भी कीमत पे। आज हम मानते ज़रूर है कि प्रभु है, कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन देखा नहीं मैंने। यही मैं तो इन्हीं को प्रभु मानता हूँ जिससे मेरा घर चलता है। ये उनकी फिलॉसफी थी और हम उसी फिलॉसफी पे हम आगे बढ़ा रहे हैं, काम उसी ढंग से कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूँगा सर, लेकिन कि आपने जब अगेन ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी कि आपने जब शुरू करा शायद 16 साल की उम्र या 15 साल की उम्र में आपने मिष्ठान की दुकान करी थी परसेरा, या उसमें आप बैठ गए थे और बाद में 1980s 1990s के करीब करीब आपने शायद इसको 3000 किलोग्राम पर डे के बिजनेस को ग्रो कर दिया और अब आप इतने बड़े दिग्गज पैन इंडिया प्लेयर हैं। तो जब शुरू किया था तब से ये मनोकामना थी या टारगेट था कि आपको ये इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या ये होते होते हो गया? देखो, मैंने कोई बहुत ऊंची छलांग के हिसाब से कभी सोचा भी नहीं, और ना कोई टारगेट रखे थे। लेकिन जो बिज़नेस में जैसे मैंने देखा था, मैंने जैसे, वैसे तो फुल फ्लैश बिजनेस में तो 19 साल की एज में आया था। ओके। लेकिन पहले भी जैसे कॉलेज के दौरान भी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद में फादर कह दिया करते थे कि भाई दुकान चले जाओ। हाँ, तो दुकान पे चले जाते थे। तो 16-17 साल की एज से दुकान पे जाना आना लगा, दो चार लंबे टूटी देते थे। हाँ। तो मिठाई का काम नहीं था वहाँ पे करेल में, ओके। केवल नमकीन नमकीन का। और वगैरह भुजिया खास कर से, हाँ। वही बिजनेस था। ओके। तो जब मैंने बीकॉम करी ये 73 में, तो मेरी 18 साल की एज थी। उसके बाद में मैंने फादर से ज़रूर कहा था मैं कि भाई ये बिज़नेस तो मुझे समझ में ही नहीं आता, इस बिज़नेस में क्या है आगे। तो मैं तो कोई इंडस्ट्री लगाने के फेवर में हूँ। तो मेरे फादर ने कहा वो इंडस्ट्री में तो समझता नहीं, तुम्हें समझो तो तुम सोचो कि भाई क्या लगानी है। तो मैंने कहा भाई कम से कम 10-5 लाख रुपए तो चाहिए ही, छोटा मोटा भी सोचूंगा कोई भी। तो बोले इतना मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो फिर ओवरऑल 2-4-6 महीने थोड़ा सा घूम घाम के यही समझ में आया कि चलो शुरुआत तो करनी है अब, तो इसी से ही शुरू की जाए। तो वहाँ से फिर इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए।
तो वहाँ पे उन दिनों में ये करीब 73 की बात हुई, 73 74। वो बिजनेस बहुत छोटे साइज का था। तो 500 किलो, 600 किलो, 400 किलो की करीब करीब पेली बनाते थे भुजिया। और उन दिनों में भुजिया जैसे 3.5 रुपये किलो हुआ करती थी। तो उसमें 20 पैसे किलो का मार्जिन था। ओके। तो 20 पैसे किलो में जैसे क्या है कि जैसे होलसेल में 10 पैसे पास ऑन कर देते थे। तो जैसे आज ज़्यादातर बीकानेरी भुजिया बीकानेर में तो कम बिकती थी, हाँ हाँ, बाहर जाती थी ऐसा। तो 10 पैसे वो रियायत करने के बाद में तो 10 पैसे किलो हाथ में आता था। उसमें भी जैसे माल उधार देते थे हम लोग, माल पहुंचने के बाद में वो लोग पेमेंट भेजते थे। तो उसमें भी कुछ काट कूट के भी बेच देते थे। तो मार्जिन मतलब इस तरह का बचता ही नहीं था। ओके। बस कैसे ही गुजारा चल रहा था करता। तो उस दौरान हमारी एक कलकत्ता में भी दुकान हुआ करती थी। तो वहाँ पे मार्जिन ठीक था। तो वहाँ से जैसे पार्टनर थे हमारे फादर भी वहाँ पे बिजनेस कलकत्ता वाले में। वहाँ पे भी हल्दीराम के नाम से दुकान के, हल्दीराम भुजिया वाला के नाम से। तो वहाँ से वो थोड़ी बहुत इनकम जो आती थी उसी से ही घर चलता था। तो फिर वहाँ पे शुरुआत में मेरे को लगा कि कुछ चेंजेस करने चाहिए। फादर हमेशा क्या है, बहुत शांत, बहुत जो जिस तरह से चल रहा है वो बदलना नहीं चाहते थे। ओके। तो वहाँ थोड़ा सा मैं चेंज चाहता था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे विचार आपस में नहीं मिल पाते थे। तो बहुत से काम मैंने उनकी एब्सेंस में करना पड़ता था। अच्छा, छुप छुप के। अच्छा, ओके। और ये कि ये करीब करीब क्या 20-21 की उम्र में ऐसे कुछ, यार आप बहुत ये young हो। 18-19 साल की 18-19 थी के। भाई। हाँ, अच्छा, ओके ओके। तो जैसे आज अपने नागपुर में भी हमारे ब्रदर ने शुरू कर लिया था हाँ। 67-68 में बिजनेस। तो उनको कहते थे मौदी को आप वहाँ बुला लो, तो थोड़ा मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तो वो बाबूजी जैसे जाते एक आपको, हाँ। तो इन मीन टाइम जो थोड़ा बहुत मेरे को चेंज करना था करता था। ओके। थोड़ा सा कोई भी चीज़ की, क्योंकि एक्चुअल में उनका भी दोष नहीं था। 20 पैसे किलो का मार्जिन था, उसमें ज़रा प्ले करने के लिए था भी क्या। ऑफ कोर्स। पहले जब हम शुरुआत करी थी तो क्या है कि जैसे वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस जो अपने लेटरहेड छापते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी, एक एक लेटरहेड जैसे छपता है उसी तरह से पॉलीथीन छपता था। तो वो क्या है कि इतना इंक कमज़ोर होती थी जो हाथ लगा रब करते ही मिट जाती थी ऊपर प्रिंटिंग। हाँ जी। तो जैसे हम लोग क्या करते कि लूज 50 किलो माल दिया और थैली बीन के दे देते थे 50। तो वहीं पैक करिए ना और वहीं पे तुम पहुँचो। उसके पीछे हमारे फादर की सोच ये थी कि भाई इससे 50 किलो अगर मैं पैक करके दूंगा आधा किलो और 1 किलो में, हाँ। तो 50 किलो की जगह मेरे को तो 49 किलो 500 ही मिल पाएगा। इतना तो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, तो आधा किलो का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। एक तो ये सोच थी। और वो थैली क्या है कि जैसे इतनी कमज़ोर प्रिंटिंग होती थी, तो ऐसे करके चल रहा था बिजनेस। मैं नहीं चाहता था कि भी हम लूज देवें और साथ में थैली भी देवें इनको अलग से पैक करने के लिए। बहुत से क्या करते थे, उसमें ले जाते हमारी भुजिया, थैली मिल गई, उसमें तो कुछ भी भुजिया डाल देते थे, कोई हल्की पतली किसी भी तरह की। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जो आरी लूज वाली भुजिया वो अलग से प्रीमियम करके बेचते थे। इंडिया में हर एक चीज़ का जुगाड़। हाँ। तो मैंने थोड़ा एक तो थैली को चेंज किया कि भाई जो फ्लेक्सो पेंटिंग आती थी, हाँ। डबल कलर की थैली की कॉस्ट बड़ी थोड़ी उससे। और मैंने पैकिंग करके बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। तो हालांकि फादर इसमें काफ़ी नाराज़ भी थे, लेकिन मैंने कहा कि करने तो दो मेरे को कुछ दिन।
नहीं तो वापस उसी तरीके से करेंगे। तो थोड़ा सा किसी तरह से ये राजी करके शुरुआत करी। तो उससे क्या हुआ कि भाई मार्केट में जब प्रिंटिंग तेली में जाने लगा तो वहाँ पे फिर उसी तरह से बिकने लगा। तो फिर लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी मिली, डिफरेंस भी दिखा जी कि भाई ये बुढ़िया की क्वालिटी तो अच्छी है, जी ये दूसरा जो बेच रहे हैं वो उससे कंपेरेटिवली ये अच्छी है। तो फिर वो डिमांड थोड़ी बढ़ने लगी। हाँ ऐसे ही थोड़े से क्या है कि मैंने देखा बचपन में जब 19-20 साल में फिर बिजनेस में एंटर किया तो जो मोर दाल थी, मेन इंग्रेडिएंट्स है बीकानेरी बुंदिया का, तो वहाँ पे बेसन पीस के आता था दूसरे यहाँ से चक्की से। हाँ वहाँ जैसे हमने बोरी डलवा दी थे मोट दाल की उसके यहाँ, और वो पीस के हमारे यहाँ बेसन बना के बेचता था। तो वहाँ पे सभी तरह के जैसे मोट दाल पड़ी होती थी उसके गोडाउन में। तो वो क्या है कि एक ही लाइन से लगवा देता, जैसे मैंने 50 बोरी ली, मेरी भी लगी हुई है, और 10 लोगों की भी जैसे कोई 30 बोरी लगी हुई है, किसी की 30 बोरी। अब वहाँ पे अगर मैंने क्वालिटी अच्छी ली हाँ तो कोई वैल्यू नहीं थी। वो तो जिसके हाथ में जो आया पीस अच्छा अच्छा दिया। अच्छा, गारंटी नहीं है कि यही मिलेगा। ओके फाइन। हाँ, जो उसके हाथ में आया पीसने के लिए पीसा, उसमें से कह देता था उसको कि 5 बोरी उसके ले जा, 5 बोरी उसके ले जा, 10 बोरी उसके ले जा। जी तो ये कोई वैल्यू, अगर मैंने 10 पैसे किलो फालतू दे के कोई प्रोडक्ट खरीदा तो वैल्यू जीरो हो जाती थी वहाँ पे। तो फिर मैंने ही सोचा मैं कि इसके पीछे मैं अपनी एक खुद की ही एक पीसने का सिस्टम लगाऊं यहाँ वही। तो वो फिर मैंने एक पोलरवाइजर लेके ऐसा पोलरवाइजर लगाया फैक्ट्री। तो आपने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन तभी सोचा था। तो फिर मोड़दाल वहीं पे हमारे गोडाउन में ही आने लगी, जी वहीं से पीसने लगा। हाँ जी। अपने ही पीसते थे पोलरवाइजर से। तो फिर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी आया, हम्म। और थोड़ा सा मिक्स मसालों में थोड़े से चेंजेस किए जी तो भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। तो कॉस्टिंग तो सबकी बढ़ती है। तो हमारे फादर इस बात पे नाराज़ ही रहते थे कि भाई यार तू कॉस्ट तो बढ़ाई जा रहा है और प्रीमियम कुछ ले नहीं रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम तो दो मेरे को, तभी तो कोई आगे बढ़ेंगे। तो जब पैकिंग हो गई और थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो गया तो थोड़ी डिमांड भी बढ़ने लगी। जी 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 तो अब हमने उनको जो, या पहले तो उधार देते थे, मैंने बंद कर दिया उधार देगा। मैंने कहा भाई हम उधार नहीं देंगे, पैसा आप दे जाओ या पैसे एडवांस भेज दो, उसके अगेंस्ट में भेज देंगे बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट। तो आप बैंक से बाकी बैलेंस पेमेंट दे के अपना डॉक्यूमेंट रिलीज करा लो, क्या तो एडवांस भेज दो, नहीं तो थ्रू बैंक के आएंगे। तो ये इस तरह से क्लेम कटने बंद हो गए उन लोगों की, जी और थोड़ा सा डिमांड भी करने लगे। तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सेल बढ़ने लगी। तो फिर हमने कोशिश ये करी कि भाई हम जो होलसेल में अलग से गिनते थे कि 10 पैसा रियायत देनी है, तो हम रियायत देना बंद कर दिया। ओके सो वेल, काफ़ी थॉट प्रोसेस गया था इसमें भी। तो बट सो मनोज जी, ये क्या ये कहना सही होगा कि आपका वो मतलब कई एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में जो रैक्स टू रिचेस स्टोरी है कि जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आपकी शायद कठिनाई ये थी, अगर मैं मानता हूँ तो सही, कि एक दुकान थी या छोटी सी दुकानें थी 2-3, उनको आपने एक पैन इंडिया प्लेयर बना दिया। क्या ये कहना उचित हो? मैंने बिजनेस करता रहा, फैन इंडिया बनाने का तो कोई सपना ही नहीं था। नहीं था। ओके मैं तो अपने ये सोचता था कि भाई 2 पैसे ही मजदूरी का हिसाब कैसे बने और डिमांड थोड़ी कैसे बढ़ा सकें, इस हिसाब की सोच थी। पैन इंडिया की तो सोच ही कहाँ थी। तो ये कैसे बना फिर? आप चलते गए और साथ में कारवां बनते रहे? हाँ, बस वही चला कि भाई ग्रेजुअली बढ़ते गए, हाँ ग्रेजुअली ये सब चीज़ें आगे बढ़ती रही। ओके। बट कोई थॉट प्रोसेस तो दिया होगा आपके आपके मतलब जैसे आप सोचते हैं तो क्या ये एम्बिशन करते हैं कि मैं फिलहाल सपोज के फिलहाल ये 2-3 दुकानें हैं, अभी मैं इनको ये पैकेजिंग अच्छा करके और बड़ा। भगवान हुआ करती थी। हाँ जी।
एक ही दुकान हुआ करती थी उन्हें कमाई। दूसरी दुकान मैंने 77 में बीकानेर में ली थी। ओके। तब जैसे 77 में जब मेन मार्केट था स्टेशन रोड, ओके। जो पुरानी दुकान थी वो तो हमारी बुकिया बाजार में थी, वो सिटी के अंदर थी। तो बाहर का कोई भी कस्टमर सिटी के अंदर आता नहीं था। तो जैसे कोई भी अगर भुजिया ले जाना चाहे, रसगुल्ला ले जाना चाहे, तो वो स्टेशन रोड पे दुकानें होती थी, वहीं से परचेज करके निकल जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे स्टेशन रोड पे मैंने एक दुकान देखी, वहाँ मेरे को ठीक लगी लोकेशन, तो मैंने वो फाइनल कर दी। पिताजी को तो पता नहीं था, 77 की बात है ये। तो फिर उसको जो एडवांस दिया 5,000 रुपया, हाँ। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से उसको कहा कि तू 5,000 रुपया एडवांस दे से। हाँ। उसने एडवांस दे दिया। हाँ। फिर 2 महीने बाद में पेमेंट का टाइम आया, तो फादर को पता ही नहीं था। मैंने कहा कि अब तो क्या करें, आखिर तो पेमेंट का टाइम आ गया था, तो बात करनी पड़ेगी। मैंने फादर से कहा मेरे को एक दुकान हमने प्रोजेक्ट में फ़ायदे करी है। बोले मैंने तो नहीं बोला था। मैंने कहा बस ऐसे ही अच्छी लगी तो ले ली। बोले मेरे को कोई नहीं लेनी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मना कर देंगे। 5,000 रुपये एडवांस गया हुआ है, उसको वो तो दे दो। तो फादर ने कहा ऐसे तो बंधन में भी आई थी, सौदा नेट दे तो मैं क्या करूँ, आपको लेडी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मना कर देते हैं तो आपका तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो फिर उन्होंने आखिर कहा कि चलो ले अब, तो वो ली। ओके। तो जब 77 में वो दुकान बना के शुरुआत करी थी, तब से एकदम से टर्नअप चेंज हो गया सारा सिस्टम ही। अच्छा। वहाँ उसी दुकान पे केवल हम 500-700 किलो भुजिया हाथ की हाथ, मतलब रेडी सेल और रेडी कैश में बेचने लगी। ओके, तो वहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट आया बिजनेस, और फिर आप इसको ये फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हो। ये फिर भी ये जर्नी बाद में कैसी रही, मतलब आप ये इतना बड़ा जब बन गए तो ये क्या एक ऐसे ही होता गया, या फिर एट सम लेवल आके आपको लगा कि नहीं यार अभी हम ये लेवल पे पहुंच गए हैं, यहाँ से और एक्सपेंशन हो सकता है बड़ा था, ये सोच क्या थी? नहीं, बिजनेस बढ़ाने की सोच तो थी, जी। लेकिन कभी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं इस तरह के जो आज जिस मुकाम पे पहुँचे उसमें तो कल्पना ही नहीं थी। नहीं थी। ओके। पहले तो बस यही था कि भाई चलो बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से ही काम करते थे, कि बिजनेस बढ़ाना है थोड़ा, और थोड़ा तरीके से कैसे बनाएं बिजनेस को, अच्छा। और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे हम कर सकें, उस हिसाब से सोच थी। हमारे भाई साहब नागपुर वालों की इच्छा थी कि भाई हमेशा वो जब से कलकत्ता छोड़ा था उन्होंने 66-67 जब नागपुर शुरू कर लिया ना जी। तो बोले कहीं ना कहीं दिल्ली दुकान करनी है। वो सोच चल रही थी उनके दिमाग में। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे जैसे 82 में हमने दिल्ली की एक दुकान फाइनल करी जी। तो टानी चौक में। तो वो 10 लाख में ली थी और मेरे को दुकान, तो वो बड़ी मुश्किल से 10 लाख इकट्ठे हो पाए थे। अच्छा। ओके। तो 5 लाख तो नागपुर वाले भाई साहब ने नागपुर से दिए, 5 लाख हम लोग बीकानेर से इकट्ठे करके लाए। तो वो दुकान हमने उस 10 लाख की ली। गॉट इट। ओके। ओके। से दिल्ली में 83 में सुबह हमारे फादर में ही चाहते थे कि जल्दी से मैं या कोई भी बच्चा बाहर बिजनेस करें, वो चाहते थे बीकानेर में ही रहे। अच्छा। ओके। उनकी ये सोच थी, और बहुत शांत प्रिय लोग थे वो हमारे फादर। मैं समझता हूँ आपने जहाँ जितना मुझे बताया है कि आप अपने पापा से पंगे लेने में डरते नहीं थे। आपने बहुत सारी चीज़ें करी जो आपके फादर को शायद पता नहीं थी, या तो आपकी सोच उनसे काफ़ी अलग थी। नहीं, थोड़ा सा विचारधारा थोड़ी सी उनकी अलग थी। हाँ। वो एकदम शांति से बिजनेस चाहते थे। और आप अम्बिशियस थे। हम थोड़ा चाहते नहीं, क्योंकि एक तो एज फर्क था ही। जी।
एक समझो 20 साल 22 साल के बच्चे में जो एक काम करने का अगर है, जब दिखता है कि यही बिजनेस करना है, जी जी, तो थोड़ी सोच तो थोड़ा और कुछ। फैमिली में पहली बार मैंने बीकॉम करी तो थोड़ा सा वो भी एक असर था, जी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों के कारण थोड़ा था कि भाई कुछ बिजनेस में करना है हमें, जी। ये जरूर सोच थी। आप अभी भी उतनी ही एम्बिशियस है मनोज? हाँ, बिजनेस के लिए तो एम्बिशियस हमेशा रहे हैं। अभी भी उतनी ही हैं? मतलब जो आप थे और जब आप बन गए हो, आपको अभी भी ये स्केल से उसको और बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे लेके जाने की अम्बिशन का है? भाई एम्बिशन तो देखो क्या है कि बिजनेस बढ़ाने की एम्बिशंस तो कभी ख़त्म नहीं होती, जी। ये तो रहेगी। हाँ। बस साथ में सबसे बड़ी रहती है कि भाई कुछ ऐसा करें, हाँ। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, जी। और हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी खुश रहने चाहिए। साथ में ये सोच केवल एक प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सोच नहीं है, ओके। धंधा बड़ा करने की सोच ज़रूर है। प्रॉफिट क्या आता है क्या नहीं आता वो कभी उन दिमाग से सोचते ही नहीं। केवल एक बिजनेस सोचते हैं कि भाई कस्टमर के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छी सर्विस कैसे दे सकते हैं, वो पीछे सबसे ज़्यादा बड़ी सोच रहती है इसलिए। नाइस। आपको ये काफ़ी चर्चा होती होगी कि भाई ये जो इंडिया की स्नैकिंग इंडस्ट्री है वो एक जो ग्रोथ पाथ पे है वो शायद चलता रहेगा, इसी चलते शायद एक लार्ज ग्लोबल पीई फर्म ने आपकी कंपनी में अभी स्टेक भी लिया है। तो आप अभी एक फैमिली रन बिजनेस से हटते हुए शायद एक प्रोफेशनल पी प्लेयर के साथ जुड़े हुए वाला बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल लेड बिजनेस में मूव हो रहे हैं। आपको कभी ये लगता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, और आप ये जर्नी कैसे तय करेंगे? क्योंकि आपकी विचारधारा काफ़ी अलग है, एक बेटा गरीब बिजनेसमैन वाला है, वो पी फर्म अलग सोचते हैं शायद। आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? नहीं, जैसे पी वाले ठीक है, वो आज कोई भी आदमी चाहता है, और वो भी यही चाहते हैं कि भाई जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुए, हाँ। वो भी उनकी सोच भी वही है, कॉर्पोरेट की तरह काम करे। हमें बाकी सब चीज़ें तो कर रखी है, सब कॉर्पोरेट की तरह ही सिस्टम चल रहा है, हम्म। लेकिन हर एक केवल 100% जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वो कम्प्लीटली नहीं कर पाए अभी तक। और जब समय के अनुसार अगर वो भी अगर कोई इस तरह का सीईओ मिल जाएंगे, तो वो भी हम पीछे बैठेंगे बोर्ड में केवल। जब बिजनेस एक्सपांसन होता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी नीड ज़रूरी होती है, जी। वो आज की डेट में आवश्यकता भी लगती है हमें। तो जी भाई आज जब फैमिली में जैसे हमारे दो वर्टिकल हैं, एक रिटेल साइड है हाँ। जो जिसमें हम मिठाई और रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, जी। और एक है हमारी जैसे एफएमसीजी बिजनेस। तो स्टेक हमने एफएमसीजी बिजनेस में दिया है। तो हमारी फैमिली में जैसे आधे तो एफएमसीजी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आधे रिटेल साइड के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो वो रिटेल साइड का बिजनेस तो कम्प्लीटली अभी वैसे ही चल रहा है। एफएमसीजी में जैसे समझो कि हम क्यों तीन हैं यहाँ पे दिल्ली में, ऐसे ही नागपुर में भी तीन है एफएमसीजी में। हम बड़े भाई साहब की भी एज है, मेरी भी एक एज हो गई सर्टेन। जी। अब आने वाले बिजनेस में अगर हम कहीं ग्रोथ चाहते हैं तो बच्चों के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए साथ में। जी। 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 तो इसलिए उनकी सोच में कोई हमारी सोच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट पर्सन कौन सा आएगा जो तरीके से मैनेज करके आगे चला पाए। इसी के बेसिस पे हुआ ये पी फर्म को जो आपने इंडक्ट किया मनोज जी, ये भी प्रोसेस कैसा रहा? क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा है कि आप काफ़ी कंट्रोल वाले एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आप सारे चेक खुद साइन करते थे शायद, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जब पी फर्म अपने तेमासेक को लिया
क्या सोच के तेमासेक को क्यों लिया, क्योंकि आपकी कंपनी में तो काफ़ी आ जाते थे, वो क्या थी, वो सोच क्या थी? सोच इसके पीछे तो कोई ऐसी नहीं थी कि तमासिक से ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी बैठी हमें नज़र आई। हालांकि बेन भी था, ब्लैक स्टोन भी था, उनसे ज़्यादा ट्यूनिंग और एक अच्छी वैल्यू भी दी उन्होंने, तो उनके साथ बैठ गया। अच्छा, ओके, ओके, फेयर कॉल। आप ये दोनों बिजनेसेस एफएमसीजी बारे में और ये इसके बारे में कैसे सोचते हैं? क्योंकि ये फिलहाल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, शायद कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा वीक भी हो, बट पर से आप ये बिजनेस का ग्रोथ कैसे देखते हैं? क्योंकि एक एक व्यू ये भी है कि भाई इंडिया में अभी काफ़ी वो हेल्दी स्नैक्स का एक चलन हो गया है कि लोगों को परसेप्शन में भी जो हेल्दी हो उसमें ज़्यादा जाना है या शायद जाना हो, तो आप ये बारे इसके बारे में कैसे सोचते हैं? क्योंकि आप तो एक लीडर हो। नहीं, जैसे आज हमारे जो ट्रेडिशनल नमकीन्स हैं, आज भी एक तरह से सब दालों के बेस्ड हैं। जैसे आज मूंग की दाल है, चने की दाल है, या काबली चना है, या जिस तरह की मोड़ की दाल है, तो सब में दालों तो बेस ही नमकीन बनाते हैं ज़्यादातर मोस्टली। ओके। तो ऑलरेडी वो वैसे तो ठीक है। आज मूंग की दाल है, जैसे हाई प्रोटीन है उसमें, हुँ। हमारे हिसाब से तो वो कोई ऐसा अनहेल्दी स्नैक्स नहीं है। चने की दाल भी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्रोटीन भी है और ऑयल पिकअप भी उनमें ज़्यादा नहीं है। गॉट जैसे 17-18% मूंग की दाल में ऑयल पिकअप है, 18-20% के करीब चने की दाल में ऑयल पिकअप है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल, आज कोई भी रोस्ट नमकीन भी आप बेचते हैं तो भी कम से कम आपको 15% ऊपर में सीजनिंग लगाने के लिए डालना ही पड़ता है। जी। ओके, ओके, फाइन, आई हियर तो यू। मतलब जैसे आज कोई अनहेल्दी स्नैक्स नहीं है हमारे जितने ट्रेडिशनल नमकीन्स हैं। और ओके। और क्या आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट्स आपकी रही हैं, आपका टारगेट्स नहीं है, आपने मुझे बता दिया कि आप ये नहीं सोचते हैं कि आपको ये 3 साल में, 5 साल में यहाँ पे पहुँचना है। ये आप चलते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। और अभी एक पीए है, शायद आप एक पब्लिक लिस्टिंग की तरफ भी जाएँ। क्या आपको लगता है कि ये विचारधारा और ये कंपनी का जो कल्चर है, वो चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स अ टारगेट सेटिंग कंपनी, या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये तो क्या है कि मैंने तो अब तक जैसा बिजनेस किया है हाँ, उस पर मैंने कभी प्रिएक्शन तो बनाए नहीं कभी। ओके। आपने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया है कि यहाँ पे पहुँचना है, टारगेट्स? हाँ। टारगेट कभी बनाए नहीं है जी। अब जो नीचे जो आए हैं जैसे सीनियर मैनेजमेंट में सीईओ वगैरह, वो एनुअल प्रोजेक्ट जरूर हाँ। बनाते हैं, लेकिन कभी प्रॉपर उसके हिसाब से होता तो है नहीं। तो इसलिए है मेरे, जब प्री वाले तमेसिक वाले या ब्लैक स्टोन वाले ये लोग आए भी थे तो वो पूछते कि अगले 5 सालों का आपका क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो मैंने भी उनको भी यही कहा, मैं तो भी आगे के प्रोजेक्शंस का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम पिछले 5-4 साल की हिस्ट्री निकाल के उसी के ढंग से आगे के प्रोजेक्शन हम बना लो। हाँ, उतना तो मैं कर ही लूँगा, मेरी ब्रांड में पावर है उतना। नहीं नहीं, मैं तो भाई जितना होता रहा है, मैं तो ये जो हो चुका उसका तो वो मेरे को पता है। आने वाले 5 साल में क्या कर पाऊंगा मेरे को नहीं पता। तो प्रोजेक्शन अगर आपको मस्ट लगता है तो आप ही बना लो इसके ढंग से। अच्छा। मैं तो जैसे जो आगे भगवान ने लिखा है होना तो वही होता है, मैं तो वो बिलीवर हूँ। ये आपकी लाइफ फिलॉसफी है या बिजनेस फिलॉसफी है सर? मेरी लाइफ की फिलोसफी है। अच्छा। मैं तो देखो क्या है, कर्म तो करना ही करना है। सक्सेस कितनी मिलती है ये तो प्रभु के हाथ है, मेरे हाथ नहीं है। और इसी से आपका बिजनेस फिलॉसफी भी रहा है। बस उसी ढंग से सोच के ही बिजनेस करते हैं। वाह। और आपको लगता है सर कि ये फिलॉसफी कैन टेक हल्दीराम्स या फिर दो दूसरी कंपनी, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं मनोहर जी, जो आपके जैसे बिजनेस लीडर्स को देखते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस में क्या करें। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस के से
यहाँ से लेके नेक्स्ट 15-20 साल के लिए आप बिजनेस बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं? देखो, आपको एक्चुअल में तो यही प्रोजेक्शन बनाना एक अलग विषय है। प्रोजेक्शन तो कोई भी बना लेता है, जैसे आप देखते हैं बहुत से कि भाई 20% ग्रोथ दिखानी है, हाँ 20% ग्रोथ डाली, आगे दिखा दी, हाँ फिर उसके वो अगले साल के लिए फिर 20% डाली, हाँ दिखा दी। हाँ वो ठीक है, उन लोगों की सोच अलग है। हमने कभी उस ढंग से कभी सोचा भी नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे हम अगर हमें बिजनेस करने के लिए अगर हमारी जैसे डिमांड अगर है, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें फैक्ट्री डालनी है, हम वो डालते हैं। और जहाँ के भी यहाँ इस एरिया में माल नहीं पहुँच रहा है, हम वो कोशिश करते हैं माल पहुँचाने की। जहाँ पर रिटेलर के यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ कैसे पहुँचा जाए, हम उतना काम करते हैं। रिजल्ट तो प्रभु ही देता है, हम अपने कर्म करते हैं। इसलिए प्रोजेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी मेरे को तो नहीं पड़ी आज तक। जितना चल रहा है बिना प्रोजेक्शन के ही चला है अभी तक। आई एम श्योर इससे काफ़ी लोग को सोच मिलेगी कि वो अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं। मैंने जो थोड़ा और रिसर्च किया सर आपके बारे में, कि आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए शायद। मैंने ये भी देखा है कि आप उधार में नहीं मानते, कि डेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा बिजनेस में, कीप इट सिंपल। और लालच बुरी बला है, शायद आपने ये नहीं कहा होगा, बट आप बोल रहे हैं कि शायद कि ग्रीड इज़ नॉट गुड। क्या ये सही है? एंड क्या यही पैरामीटर्स को रखते हुए बिजनेस बनाया जा सकता है अभी कोई शुरू कर रहा हो तो? भाई देखो, एक प्रॉफिट बिजनेस में चाहिए, हाँ जी। लेकिन एक रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए है सारे। ओके। आज कस्टमर को लगना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट ले रहे तो वैल्यू फॉर मनी है। तो इसका मतलब कस्टमर खुशी से लेगा जब उसको वैल्यू नज़र आएगी। क्या भाई ये नब तो देते मिल के है। ठीक है, मार्जिन तो जरूर रखा ही है, लेकिन जैसे आप जितना भी मार्जिन रखते हैं अपने दिमाग में कि भैया मेरे को 10% भी दरकार रहता है, 10-12% भी दरकार करते हैं, उतना मार्जिन पे आप काम करते हैं। कोई एकदम आप ये सोचें कि मेरे को 25% मार्जिन करना है, तो वो फिर कहीं ना कहीं उसकी मेरा तो मन नहीं मानता इस बात पे कभी भी कि भाई अननेसेसरी हाई प्राइस रखे जाए। अफोर्डेबल प्राइस होने चाहिए। एक आपका बिजनेस में मार्जिन भी निकलता रहे और आप रीजनेबल रेट पे कस्टमर को दे सके। और आपने यही फिलोसॉफी से बिजनेस को इतना स्केल कर दिया है, और आपको लगता है यही डीएनए से आगे भी यहाँ से और बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है हल्दीराम, जहाँ है उससे? जैसे प्रॉफिट हो सकता है अगर दूसरों के मुकाबले में आपकी कंपनी में कम दिखे, लेकिन आज उसमें सेटिस्फेक्शन भी एक सबसे बड़ा ज़रूरी है। कि मेरे को सेटिस्फेक्शन वो है कि कस्टमर खुश है ना, हाँ। पहले प्रायोरिटी मेरी तो वो है। तो इसलिए मेरे को कस्टमर खुशी है, कस्टमर खुश है, उसका सेटिस्फेक्शन है, तो मैं समझता हूँ मेरा तो पहले है। तो प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कभी बिजनेस करने का सोचते भी नहीं है। कई बार जैसे हमारे पोस्टिंग वाले भी बोलते हैं कि साहब इसमें तो ये क्रॉस प्रॉफिट यही आ रहा है, आने देना, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा आगे, दूसरे प्रोडक्ट में आ रहा है ना, चलो ओवरऑल टोटलिटी में देखते हैं कि भाई 10% 10-12% मिल जाता है, हाँ ठीक है चलने दो। आपके कितने 400-500 प्रोडक्ट होंगे? हाँ, 300-400 तो हो जाए। 300-400 प्रोडक्ट होंगे, वाह। SKU तो और भी ज़्यादा हो जाए, तो एक ही प्रोडक्ट के आज 3-3 4-4 5-5 वेरिएंट हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे बीकानेरी भुजिया में 5 रुपये का भी है, 10 रुपये का भी है, 20 रुपये का भी है, 200 ग्राम भी, 400 ग्राम भी, 1 किलो ही। प्रोडक्ट एक हो गया लेकिन SKU 5-6। जी जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एक आपने जो शुरू में एक बात बोली, उससे याद आया, शायद तभी पूछना चाहिए था मुझे आपको, बट शायद आप पहले की, आप जब यंग थे तभी से आप ये पैकेजिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से लगा कि ऑर्गेनाइज रिटेल में भी
आपने पैकेजिंग पे काफ़ी इम्पोर्टेंस और इनोवेशन लाए थे। क्या ये कॉन्शियस एफर्ट था मनोहर जी? हाँ, मैं जब बीकानेर में मैं जब था तब मैंने इसके सोचा कि भुजिया की बीकानेर में जैसे बाहर बेचते हैं, हाँ। तो उन दिनों में सिंगल लेयर फिल्म आती थी, हाँ जी। पॉलीथीन सिंबल। हाँ। तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती थी हाँ। कि भाई कम से कम 1 1.5 महीने बाद में 2 महीने बाद में थोड़ा सा स्मेल सा आने शुरू हो जाता था। हाँ। तो मैंने इस पे कई लोगों से चर्चा करी, दिल्ली में भी 2 4 बार पैकेजिंग वालों से भी, बोर्ड से भी इनसे डिस्कस किया था। तो ये समझ में आया कि भाई इसमें जैसे ऑक्सीजन मिलता है कोई प्रोडक्ट को, वो जल्दी खराब होता है। तो उसी सोच से दिमाग में ये रखा था कि भाई ऑक्सीजन कम से कम बाहर का मिले तो प्रोडक्ट की लाइन बढ़ सकती है। इसलिए हमने मल्टी लेयर फिल्म वगैरह में बनाना शुरू कर दिया फिर, गॉट इट। ताकि बाहर की ऑक्सीजन नहीं मिले प्रोडक्ट। हाँ। और यही डीएनए अभी भी हल्दीराम में है कि पैकेजिंग पे काफ़ी फोकस है। इनोवेटिव पैकेजिंग प्रोडक्ट के लिए भी और अपीयरेंस के लिए भी। आज ऑक्सीजन बैरियर फिल्म मिठाइयों में भी लगाने लगे, हाँ हाँ। तो उससे भी मिठाइयों की सेल्फ लाइफ भी बढ़ी है। अच्छा, ओके। इंटरेस्टिंग। हाँ। इंटरेस्टिंग। ओके। अगर मनोज जी यहाँ से आपकी और हल्दीराम की जर्नी अगर मैं पूछना चाहूँ आपको तो आप कैसे कहेंगे? बिकॉज मैंने ये इस इंटरव्यू में आपने मुझे एक बार कहा कि आपकी और आपके भाई साहब की भी थोड़ी उम्र भी है और आप अभी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोफेशनल मैनेजरों को ला रहे हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यंग जनरेशन तो है और हाँ, ऑलरेडी है ऑफ कोर्स। हाँ, बट आपकी जर्नी अभी यहाँ से आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं कि यहाँ से हल्दीराम तो ग्रो करता रहेगा? आप क्या सोचते हैं आपके बारे में? मेरे बारे में कैसे मतलब समझा आप नहीं आपका। सर, कई लोग होते हैं जो एट अ पर्टिकुलर एज रिटायर होना चाहते हैं और बाद में एक नेक्स्ट लाइफ 2.0 जीना चाहते हैं। कल मैं हबीब खुराकी वाला जी से बात कर रहा था, वो बोल रहे हैं मैं 83 का हूँ और यहाँ से वो खाट 2.0 चालू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, मैं जब तक हूँ तब तक धंधा करता रहूँगा। आप कैसे सोचते हैं? जब तक हमारे दिमाग चलता रहेगा, हाथ पे चलते रहेंगे, जब तक तो हम इवॉल्व रहना चाहेंगे अच्छा हो गया। बिजनेस में, क्योंकि आज आइडियल बैठ नहीं सकते। ओके। ओके। गॉट इट, गॉट इट। वेल, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो बिजनेस बना के 5 साल में बेच के रिटायर होना चाहते हैं, तो वो वाला भी एक काफ़ी प्रॉब्लम। मेरी सोच नहीं है ना, हाँ भाई भाई। साहब की सोच है। हाँ जी। भाई साहब हालांकि आज 86 के हैं, हाँ हाँ। लेकिन आज भी उनमें आप बात करोगे कभी भी मिलोगे तो वो आज भी उतने ही जोश में है जितने एज में पहले हुआ करते थे। अमेजिंग। अमेजिंग। आप एडवाइस क्या देंगे मनोहर जी यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अभी फिलहाल बिजनेस बनाना चाहते हैं? बस मेरी एडवाइस तो, जो मेरी एडवाइस में मेरा अपना प्रिंसिपल जो है या मेरे ग्रैंडफादर का प्रिंसिपल रहा है, वो यही है कि भाई हमेशा देखो, कस्टमर के हिसाब से काम करो। आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करो, कस्टमर को भगवान मानते हुए। आज कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कस्टमर को चीट कैसे करूँ। जैसे जो आप चीज़ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वो होनी चाहिए। तो मतलब सबसे मेन, जैसे आज मैं अपने एम्प्लॉय को भी यही बताता हूँ। तो भाई जैसे आज सपोज करो मेरे यहाँ पे 8 10 हज़ार एम्प्लॉय होंगे, तो उनको भी यही कहता हूँ कि भाई देखो, मैं आपको नहीं रख सकता, मेरी ताकत ही नहीं है रखने की। इसकी ताकत तो कस्टमर की है। वो कस्टमर अगर आज है तो आप 10 हज़ार लोग भी हैं, कल कस्टमर का साइज और बड़ा बनेगा तो 20 हज़ार लोग भी हो जाएंगे। इसलिए सबको रोजी रोटी देने वाला कस्टमर ही है। वो तो एक कस्टमर ही है, वो मेरे को भी पालता है, आपको भी पालता है। इसलिए आप भी उस सोच से बनाओ कि भाई मेरा घर का चूल्हा कस्टमर की बदौलत चलता है, वही भगवान है आपका। वो सोच के ही आप बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को उसी ढंग से सोच के सोचो ऐसा। ओके। आखिरी 2 सवाल सर।
आप जब अपनी एक जर्नी देखते हैं, टफेस्ट मोमेंट्स क्या रहे होंगे? इमोशनल मोमेंट्स रहे होंगे, शायद फैमिली रिलेटेड मैटर्स रहे होंगे, स्केल अप में जो प्रेशर आता है वो रहा होगा, या आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन करना पड़ा होगा जो आप शायद करना ना चाहते थे बल्कि बिज़नेस के लिए करना पड़ा, कुछ भी। बट व्हाट वर सम ऑफ द टफेस्ट मोमेंट्स और उससे आपको क्या सीख? देखो, मैं तो टफेस्ट टाइम जो भी रहा, कई जगह हर स्टेज पे टफेस्ट टाइम आए, ओके। लेकिन मैंने कभी जो चीज़ बीत गई उस पर कभी दिमाग से सोचा ही नहीं। अभी जो चीज़ हो गई उसको तो मैं वापस ठीक कर नहीं सकता, लेकिन उसको वापस मैं जल्दी से जल्दी कैसे बनाऊं या उस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, केवल मैंने तो उसी दिमाग से सोचा। जैसे आज कहीं भी कोई भी चीज़ हो गई, जैसे आज 2017 में जैसे फैक्ट्री में फायर हुआ, तो 2017 की फैक्ट्री में फायर हुआ तो मैं संयोग से सिलेंडर था और मेरे साथ में मेरा बेटा भी था, और जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे हमारे, डॉक्टर एक के क्या की, वो भी वही थे। सारा बिजनेस वही देखा करते थे, डॉक्टर ए पी त्यागी। तीनों वहीं थे हम लोग। कोई मशीन भी ट्राई थी, तो यहाँ पे फैक्ट्री से यूनिटेड का फ़ोन गया त्यागी जी के पास, मैं इस तरह से फायर हो गई। तो वो सुन के एकदम शॉक हो गए, तो मेरे पास आके रोने लगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई, रोने से अगर कोई सॉल्यूशन निकलता हो तो मैं नहीं रो लूँगा, लेकिन सॉल्यूशन उससे तो नहीं है। इसलिए आप यहाँ बैठ के आप उनको कैसे मदद पहुँचा सकते हैं, वो करोगे तो ज़्यादा फायदा हो रहेगा। ओके। तो भी, और मैंने उनको कहा भाई, आप अपने लेवल पे पहले फायर ब्रिगेड की कोशिश करो। एक फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी टाइमली पहुँचे और मैक्सिमम संख्या में पहुँचे। पुलिस को भी मदद लेनी है कि भाई ट्रैफिक जाम ना होए, खुला मिले, कैसे मैनेज करना है। और वहाँ का आपका कोई भी वर्कर वगैरह सिक्योर रहे, सेफ रहे, पहले उनको बाहर निकाला जाए। तो आप बैठ के ये रोने से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो फिर बाद में जैसे हम लोग नेक्स्ट डे सुबह आए, तो मेरे दिमाग में ठीक है, हो गया सो हो गया। उसके लिए ये कभी मैंने माथा पकड़ के नहीं बैठा उसको। मैंने तो टारगेट ये रखा उसको, मेरी कोशिश है कि 6 महीने के अंदर दोबारा इस फैक्ट्री को शुरू करना है। और भगवान ने चाहा भी, वैसे ही हुआ। 6 महीने में, 7 महीने में वापस सारी फैक्ट्री जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, तैयार करके शुरू भी कर दी। हाँ। मैंने ये भी देखा है कि मुझे तभी मुझे ये भी पता है कि आपने एक ये चीज़ ये भी बोली थी कि भाई चलो, जो आर्थिक नुकसान हुआ तो हुआ है, पर देखते हो किसी को जानहानि ना हुई हो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। आखिरी सवाल, जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि ये एक चीज़ है जो शायद मुझे एक अलग तरीके से करनी चाहिए थी? शायद फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा बिताना चाहिए था, शायद बिजनेस में अग्रेशन शायद ज़्यादा या कम दिखाना चाहिए था, जो भी ऐसा कुछ भी है जो आपको लगता है कि ये शायद मुझे अलग करना चाहिए? नहीं, मैंने तो हर जगह अपना टाइम ज़रूरत के हिसाब से सब जगह स्पेंड किया है। हाँ जी। फैमिली के साथ भी किया है, यार दोस्तों के साथ भी किया है। बाहर में जैसे घूमने के बहाने हम चारों भाई भी इकट्ठे होके एग्जीबिशन के, जैसे कहीं एग्जीबिशन लगी है, हम चारों ब्रदर इकट्ठे होके निकल जाते थे। तो वहाँ पे भी खूब टाइम देते थे एग्जीबिशन में आपस में। जब चार भाई होते थे तो दो चार और यार दोस्त भी ले जाते थे साथ में। तो एंजॉय करने के हिसाब से भी एडिक्शन भी करते थे, बोलते थे, और एंजॉय भी करते थे। ऐसे ही बिजनेस में कभी मैंने काम को बोझ नहीं समझा। काम तो करना ही है। कभी भी, चाहे आज दिवाली के टाइम में हमें रात को चाहे 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो हमारे काम के लिए प्रति कभी की डेडिकेशन में कमी नहीं रहती। जहाँ ज़रूरत होती है वो फुल डेडिकेशन से काम करते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि सब जगह बैलेंस रखा है आपने। हाँ।
मैं आपको इनफैक्ट पूछने वाला था, ये वर्क लाइफ बैलेंस पे आपके कोई विचार है क्या? लोग बोल रहे भाई 8 घंटे काम करो, 10 करो, 12 करो। नहीं नहीं, हमारे लिए कोई काम के लिए अगर काम है तो 12 घंटे की कोई प्रायोरिटी नहीं है, 14 घंटे की कोई प्रायोरिटी नहीं है। फिर काम करना है, उसकी कोई ऐसी नहीं है। और जब लगता है कि अभी मैं 2-4 घंटे 2-4 दिन जाके बिता सकता हूँ, कोई बिजनेस को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी किया है हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं कि ये अलग हो सकता था, अगर मैंने किया होता तो अच्छा होता? आपको ऐसा कोई मेरे को बिल्कुल इसमें कोई शिकायत नहीं है अपने आप से। गॉट इट। ओके, वेल मैं ये कह सकता हूँ अग्रवाल जी कि आपके कस्टमर्स को भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम सालों से आपके इतने प्रोडक्ट्स खा रहे हैं और बड़े चाव से खा रहे हैं, और अभी भी खाते हैं और आगे भी खाते रहेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहे, इस उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ ये एक्सेप्शनल से एपिसोड पे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपसे काफ़ी सीखने को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much, and viewers, thanks for tuning in to yet another exceptional episode of The Exceptional.